मशाल जो अंधेरे को रोशनी देती है, मशाल जो सच्चाई की लड़ाई का प्रतीक होती है। लेकिन क्या हो जब मशाल ही नकली हो। देहरादून से लेकर दिल्ली तक निकली महिला आक्रोश मशाल यात्रा में दावा तो था गुस्से की आग दिखाने का, लेकिन हाथों में थी कागज और गत्ते से बनी नकली मशालें। दरअसल ये सिर्फ मशालें ही नकली नहीं थी, जिस मुद्दे को लेकर ये तथाकथित मशाल यात्रा हो रही थी वह भी एक नकली मुद्दा था। नकली मुद्दा है फर्जी मुद्दा। जब इरादे सच्चे हों तो आग असली होती है, लेकिन जब सब कुछ दिखावा हो, सब कुछ नकली हो, वादे नकली हो, घोषणाएं नकली हो, यहां तक कि उनका इतिहास भी नकली हो, तो फिर मशालें भी बस एक प्रॉप बनकर रह जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ये आक्रोश असली है या सिर्फ एक स्क्रिप्टेड शो। आज हम इसी नकली मशाल की सच्चाई खोलेंगे। यह भी देखेंगे कि महिला सम्मान के नाम पर इस तरह की नाटकबाजी करने वाले ये लोग वास्तव में कितने महिला हितैषी हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। इस देश में हाल के सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले दिनों संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक ऐसा विधेयक पेश किया गया जो पहले ही संसद में सर्वसम्मति से पास होकर कानून बन चुका है। नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून। 2023 में यह कानून पास हो चुका है। बीजेपी ने इस कानून में पेच अड़ा दिया था। प्रावधान किया गया था कि 2027 की जनगणना होगी और जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का परिसीमन होगा, तब यह कानून लागू किया जाएगा। अब इस नए विधेयक के आधार पर बीजेपी चाहती थी कि परिसीमन, सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर हो और तब महिला आरक्षण लागू हो। खेल तो ये परिसीमन का था, लेकिन नाम दिया गया था महिला आरक्षण का। विपक्ष ने इस चालाकी को समर्थन नहीं दिया। जिस बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, सोचा था कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को ब्लैकमेल कर लेंगे, लेकिन विपक्ष न सिर्फ ब्लैकमेल होने से इनकार करता रहा, बल्कि विपक्ष के लोग यह समझाने में भी सफल रहे आम नागरिकों को कि किस तरह से बीजेपी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। बौखलाहट चरम पर पहुंची तो राष्ट्र के नाम संदेश की आड़ ली गई। ऐसा भी पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के संदेश में संदेश कोई नहीं था, बल्कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी थी। इसमें भी सफलता नहीं मिली तो बीजेपी शासित राज्यों में विधानसभाओं के विशेष सत्र बुलवाए गए या बुलवाए जा रहे हैं। इन सत्रों का एकमात्र मकसद था विपक्ष को कोसना। उत्तराखंड में इस तरह के सत्र को लेकर सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैकुरी की टिप्पणी हमें सुननी चाहिए। उत्तराखंड की विधानसभा का जो एक दिवसीय विशेष सत्र देहरादून में हुआ, वो एक तरह से सत्र आहूत करने की सरकार की शक्तियों का खुला दुरुपयोग है, उसका मखौल उड़ाने जैसी बात है। ये इस देश के संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार हो रहा है कि संसद में कोई कानून पारित कराने में विफल रहने के बाद केंद्रीय सत्ता उन राज्यों में जहां उसकी सरकार है, उनके पक्ष की सरकार है, वहां विधानसभा का सत्र इस बात के लिए आहूत कराए ताकि विपक्ष की लानत मलामत की जा सके। तो यह हास्यास्पद है, यह उस पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक महिला आरक्षण विधेयक का सवाल है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 2023 में महिला आरक्षण विधेयक विपक्ष की ही सहमति के साथ, लगभग सर्वसम्मति के साथ, केवल 2 वोट उसके खिलाफ पड़े, सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ। लेकिन उसमें जानबूझ करके जनगणना की शर्त और उसके अलावा परिसीमन की शर्त भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ दी और इस तरह से इंतजाम कर दिया कि अनिश्चित काल तक वो लटक जाए। अभी संसद के हालिया सत्र में जो पारित कराने की कोशिश की गई वो तो लोकसभा के सीटों की संख्या 850 करने का विधेयक था,
जो कि पारित नहीं हो सका। दक्षिण के राज्यों की तमाम उसको लेकर के शंकाएं थी। उत्तराखंड की भी अपनी शंकाएं हैं कि नए तरह का परिसीमन होगा तो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व घटेगा। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र कैसा हुआ, इसे जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और एक्टिविस्ट चारू तिवारी की टिप्पणी गौर करने लायक है। वे लिखते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के सम्मान में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। विधानसभा के बाहर आंदोलनकारी अंकिता की हत्या में शामिल वीआईपी को पकड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सदन के अंदर बहुत बदतमीज और घटिया भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री वंशीधर भगत ने महिलाओं के बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की, उस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी हंस रही थी। अभी नए नवेले मंत्री राम सिंह कैड़ा भी अपनी बत्तीसी दिखा रहे थे। बंशीधर भगत ने जिस तरह अश्लील इशारे कर कहा, 2027 में महिलाएं ठपाठप कमल पर मुहर लगाएंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये बताता है कि भाजपा महिलाओं के बारे में क्या सम्मान रखती है। महिलाओं के प्रति इस बेलगाम विधायक ने पहली बार ऐसा नहीं बोला है, बल्कि ये सदन और भाजपा के आयोजनों में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का एडिक्ट है। एक बार 2019 में जब ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, भीमताल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस तरह की नीचता पर उतर आए थे, यह इनके चरित्र को बताता है। भगत ने तब की नेता प्रतिपक्ष और अब स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नेता प्रतिपक्ष कह रही हैं उनके संपर्क में भाजपा के कई नेता हैं। अरे बुढ़िया, तुझसे कौन संपर्क करेगा। इस व्यक्ति ने पिछले विधानसभा सत्र में महिलाओं के प्रति विधानसभा में जिस तरह के अश्लील इशारों में बात की, उससे महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हर बात पर तुनक मिजाजी करने वाली इस भद्र महिला को भी ये मस्करे ठीक लगते हैं। यह वही विधायक है जिनकी एक महिला के साथ अश्लील फोन रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी, आपको याद हो तो। 27 में दिखेंगे जुमले, जब एक एक महिला ठपा ठप कमल के फूल पे ठोकेगी ना, तो दिल पे चोट लगेगी तुम्हारे, छूटोगे नहीं। माननीय सदस्य, विशेष सत्र के बाद बीजेपी की अगली चाल थी महिला आक्रोश मशाल यात्रा, लेकिन मशाल की जगह हाथों में था कागज पर छपा मशाल का फोटो। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यह मशाल थामी, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। एक सवाल यहां उठता है, क्या बीजेपी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस फर्जी मशाल को लेकर बातें होंगी, जग हंसाई होगी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि बीजेपी को सब पता था, लेकिन ये भी नागरिकों की मूर्खता नापने का एक उपक्रम था, जैसे कि पहले भी कई बार किया जा चुका है। इन फर्जी मशालों के समर्थन में भी आपको हजारों पोस्ट और कमेंट सोशल मीडिया पर नजर आ जाएंगे। यही है बीजेपी की सफलता का राज, यानी कि मूर्खता। इस नकली मशाल जुलूस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी प्रतिक्रिया दी, सुन लेते हैं। मुद्दे झूठे, प्रयास झूठे, जुमले झूठे, वादे झूठे और सब नकली तरह से चलने वाली इस सरकार ने एक नया कीर्तिमान बनाया। मैंने अभी देखा थोड़ी देर में पहले कि मुख्यमंत्री जी एक मशाल जुलूस का आयोजन कर रहे हैं। अफसोस और बड़े बेचैन करने वाली बात और अचंभित करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में जो मसाले हैं, वो मसाले भी नकली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम मसाले तो असली पकड़िए और इस झूठी मसाल के साथ उत्तराखंड की रहनुमाई करने के आपके सपने लोग हास्यास्पद मान रहे हैं। नकली मसालों के साथ जो रहनुमा बनने की कोशिश आपकी है, नेतृत्व करने के आपके जो सपने हैं, उनको लोग वास्तविक रूप में अब नकली मानने लगे हैं। इसलिए ये नकली बातें छोड़िए और उत्तराखंड के हित में असली बातों पर आइए। वैसे बीजेपी सच में महिलाओं का कितना सम्मान करती है, यह भी जानने समझने की बात है। अंकिता का मामला हमारे सामने है। बीजेपी और उसकी सरकार अंकिता के वीआईपी को बचाने के हर संभव प्रयास कर रही है। जन दबाव में सीबीआई जांच की घोषणा तो हुई,
लेकिन एफआईआर अपने खास आदमी अनिल प्रकाश जोशी से करवाई गई। इसके बावजूद उस जांच का कोई अता पता नहीं है। अंकिता हत्याकांड बीजेपी नेताओं द्वारा किया गया इस तरह का अकेला मामला नहीं है। हाल के सालों में बीजेपी नेताओं द्वारा उत्तराखंड में किए गए कुकर्मों पर ही गौर करें तो इनके महिला सम्मान के दावों की कलई खुद ब खुद खुल जाती है। बीजेपी के सल्ट मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चंपावत के भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल रावत को भी ऐसे ही आरोप में पकड़ा गया। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल हुई। बीजेपी महिला मोर्चा ने उसके समर्थन में रैली निकाली और धुरंधर धामी ने तो उसकी सरकारी मीटिंग की व्यवस्था कर दी जेल में ही। रुद्रपुर के बीजेपी पार्षद शिव प्रसाद गंगवार को महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल हुई। और अनामिका शर्मा को कैसे भूले, बीजेपी महिला मोर्चा हरिद्वार की इस पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बेटी को दरिंदों के हवाले कर दिया। कोई आम महिला ऐसा कर सकती है? नहीं ना। लेकिन इस पार्टी से जुड़े लोग जो न कर दे वही कम है। बीजेपी के महिलाओं के प्रति सम्मान को उनकी प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता दीप्ति रावत भारद्वाज के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें वे कह रही हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ अपराध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है। गजब। अगला सवाल एक मेरा और है, अगर हम इस समय गूगल में टाइप करें कि महिला अपराधों में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जस्ट अभी टाइप किया है, तो ये कहता है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीबीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पे है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं मैडम, ये गूगल कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि 10 सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून है। आप ये भी देखिए, सबसे ज्यादा जो हिमालय राज्यों में आबादी है महिलाओं की, वो कौन से प्रदेश में, वो देखिए एक बार गूगल में डालिए। नहीं, आबादी से अपराध ज्यादा होगा, अपराध ज्यादा होंगे। पहले महिलाओं की आबादी कम करें हम, तब अपराध कम होंगे। डिप्टी जी कैसी बात कर रही हैं आप? वहाँ 80 सांसद नहीं, मैं उत्तराखंड की बात करी मैडम, मैं तो गूगल के भरोसे चल रहा हूँ। संख्या के हिसाब से नंबर आपसे कह रही हूँ, अगर जहाँ की जनसंख्या ज्यादा नंबर तो ज्यादा ही होगी, तो स्वाभाविक है। तो हम कम कर दें महिलाओं को अपने यहाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।